दोस्तों, ये कहानी मैक्सिको के बॉर्डर की है, जहां हमें ब्रायंट नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है, जो कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है। ब्रायंट अपने घर में अकेला रहता है और रोज की तरह वो सुबह उठते ही जॉगिंग के लिए चला जाता है, जिसके बाद वो अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने लगता है, जिसमें वो बहुत ही एक्सपर्ट है। जब ब्रायंट अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो साथ ही एक लड़का जिसका नाम ऑस्कर है लगातार उसको फॉलो करता है, उसके मूव को कॉपी करने लगता है। ऑस्कर ऐसे रोज ही ब्रायंट के मार्शल आर्ट के मूव सीख कर भागता हुआ स्कूल चला जाता है, जहां हमें पता लगता है कि ऑस्कर स्कूल में सिर्फ लास्ट ईयर के लिए ही है, जिसके बाद ये अपने कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए मूव कर जाएगा। उधर ब्रायंट भी इसके बाद अपने काम पर चला जाता है, जिसके अगले सीन में ऑस्कर अपने स्कूल से छुट्टी होने के बाद स्कूल के बाहर निकलता है, लेकिन वह बाहर एक L-17 नाम के गैंगस्टर ग्रुप को देखता है जो एक कार में उसका वेट कर रहे होते हैं। इस ग्रुप में एक फ्लैक नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है जो हर रोज ऑस्कर को फॉलो करता है और उसके सारे पैसे छीन लेता है। लेकिन जब आज ऑस्कर इस ग्रुप को स्कूल के बाहर देखता है तो वह वहाँ से भागता हुआ एक कार के पीछे छुप जाता है, जिस कारण वो फ्लैक और उसके साथियों की नज़र से बच जाता है। लेकिन एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ ब्रायंट लंच करते समय ऑस्कर को L-17 ग्रुप से बचते हुए कार के पीछे छुपता हुआ देख लेता है, जिसके बाद ऑस्कर उस ग्रुप के जाने के बाद अपने घर चला जाता है। लेकिन उसी शाम फ्लैक अपने साथियों के साथ ऑस्कर के घर पहुंचता है और एक बंदूक के जरिए उसको डराने लगता है। फ्लैक यहाँ ऑस्कर को धमकी देते हुए उसके सारे पैसे छीन लेता है और इसके साथ ही इस बात को अपने भाई को ना बताने के लिए कहता है। और हमें पता लगता है कि ऑस्कर का भाई इस L-17 ग्रुप का लीडर है, जो इस समय मैक्सिको में ना होकर अमेरिका में है। अगले दिन हर रोज की तरह ऑस्कर ब्रायंट के घर के बाहर पहुंचने पर उसकी मार्शल आर्ट की मूव कॉपी करने लगता है और साथ ही वहीं पर उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। लेकिन उसी समय वहाँ पर ब्रायंट पहुँच जाता है, जो ऑस्कर पर गुस्सा न करके अपने साथ प्रैक्टिस करवाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद ऑस्कर हर रोज स्कूल जाने से पहले ब्रायंट के पास अपनी प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाता है और ब्रायंट भी उसको अपने मार्शल आर्ट के साथ साथ अपने सभी सीक्रेट मूव भी सिखाने लगता है। जिसके बाद ऑस्कर 4 महीने तक ब्रायंट के पास अपनी कड़ी मेहनत से उसके सभी एक्शन मूव सीख लेता है और एक दिन ब्रायंट से पूछने लगता है, गुरुजी, आप मुझे मार्शल आर्ट सिखाने के लिए कैसे तैयार हो गए? जिस पर ब्रायंट उसे कहता है कि एक दिन मैंने L-17 ग्रुप को तुम्हारा पीछा करते हुए देखा था, जिनसे बचने के लिए तुम एक कार के पीछे छुप रहे थे। यही देखकर मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाने का फैसला किया ताकि तुम अपनी रक्षा खुद कर सको। जिस पर ऑस्कर ब्रायंट को कहता है कि गुरुजी, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। मेरा बड़ा भाई उसी L-17 ग्रुप का लीडर है जो इस समय अमेरिका में है। इसी कारण उस ग्रुप का एक मेंबर फ्लैग जो मेरे भाई के आसपास ना होने पर मुझे परेशान करता है। एक दिन जब ऑस्कर ब्रायंट के साथ अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि उसी समय वहाँ पर फ्लैको की कार आकर रुकती है। फ्लैको उस कार में ऑस्कर के भाई हेक्टर के साथ पहुँचता है, जिसके बाद हेक्टर ऑस्कर को ब्रायंट के साथ देखकर ज़्यादा खुश नहीं था। जिसके बाद हेक्टर ऑस्कर को कहता है, छोटे, तू जानता नहीं हम लोग कौन है, हम क्या काम करते हैं, और मैं तुझे बिना देखे बता सकता हूँ ये इंसान एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है और तू इस इंसान के साथ घूम रहा है, तू मरवाना चाहता है कि अपने भाई को। जिसके बाद हेक्टर ऑस्कर को डांटता हुआ वहाँ से ले जाता है। अगले दिन ऑस्कर एक जिम में पहुंचता है, जो एक स्पेशल तरह का जिम है और वहाँ पर एक्सरसाइज के साथ साथ बॉक्सिंग और फाइट भी होती है। वहाँ पहुँचने पर ऑस्कर उस जिम के मालिक की बेटी मैरिसोल से भी मिलता है, जिसके बाद वह उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है। और हमें पता लगता है कि ऑस्कर के इस जिम में पहुँचने का एकमात्र कारण यही था कि उसके भाई ने उसको ब्रायंट से मिलने पर मना कर दिया था। लेकिन ऑस्कर खुद एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनना चाहता था, यही कारण था कि वह इस जिम में भी पहुंचता है। एक दिन हेक्टर ऑस्कर और अपने सभी L-17 ग्रुप के मेंबर को लेकर उस जिम में एक मैच देखने के लिए पहुंचता है। उन सभी मेंबर्स के साथ साथ वहां पर फ्लैको भी होता है। हेक्टर अपने भाई को एक रिंग में खड़े हुए बॉक्सर के बारे में बताते हुए कहता है कि इसका नाम कलेक्टर है और ये अभी तक का अनडिफीटेड बॉक्सर है। जिसके बाद फाइट स्टार्ट होती है और कलेक्टर अपने लगातार 3-4 ओपोनेंट को हरा देता है। जिसके बाद वो एक ओपन चैलेंज करता है, जिसे देखते हुए ऑस्कर उस रिंग में उतर जाता है। ऑस्कर को उस रिंग में देखकर सभी L-17 ग्रुप के मेंबर हैरान हो जाते हैं और यहाँ तक कि हेक्टर भी अपने छोटे भाई को उस रिंग में देखकर घबरा जाता है। जिसके बाद फाइट स्टार्ट होती है और ऑस्कर उस ब्रायंट के सिखाए गए सभी एक्शन मूव को फॉलो करते हुए उस कलेक्टर को बुरी तरह पीटने लगता है। इसके साथ ही उस रिंग के बाहर खड़े हुए बहुत से लोग उस फाइट को रिकॉर्ड करने लगते हैं और ऑस्कर भी अपने एक्शन मूव के चलते उस कलेक्टर को 3 ही मिनट में हरा देता है। जिसके बाद ऑस्कर एक विनिंग अमाउंट के साथ रिंग के बाहर निकलता है और हेक्टर भी अपने भाई की फाइट को देखकर बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद वह उसे लेकर घर आ जाता है। जिसके साथ ही रिंग के बाहर बैठा हुआ फ्लैको भी ऑस्कर की फाइट देखकर बहुत ही घबरा जाता है और अपने ग्रुप मेंबर को बोलने लगता है कि अच्छा हुआ भाई, इसको हमने कभी फाइट के लिए नहीं बोला। अगले दिन हेक्टर अपने भाई ऑस्कर को लेकर ब्रायंट के पास पहुंचता है, लेकिन ब्रायंट उसे वहां देखकर ज़्यादा खुश नहीं होता और उसे कहने लगता है कि पिछले 1 हफ्ते से तुम यहाँ पर नहीं आ रहे हो और यहाँ आने के बजाय तुम उस L-17 ग्रुप के साथ घूम रहे हो। जिस पर हेक्टर उसे टोकता हुआ कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे भाई को पहले की तरह मार्शल आर्ट सिखाएं, क्योंकि आप जानते ही नहीं कि इसने पिछली रात को एक फाइटर को सिर्फ 3 मिनट में हरा दिया।
जिसे सुनकर ब्रायंट ऑस्कर को फाइट सिखाने के लिए मना कर देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी हेक्टर उसकी बात काटते हुए कहता है कि कितने पैसे चाहिए बताओ, जितने पैसे बोलोगे उतने पैसे दूंगा, लेकिन आप मेरे भाई को फाइट सिखाओ। जिस पर ब्रायंट उसे कहता है कि यह फाइट में उसे पैसों के लिए नहीं सिखा रहा था, बल्कि मैं चाहता था कि वह अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सके। लेकिन अगर इस फाइट का यूज़ या किसी क्लब में फ़ाइट करने के लिए या फिर किसी एल-17 ग्रुप के साथ घूमने के लिए करना चाहता है तो मैं इसे फ़ाइट कभी भी नहीं सिखाऊंगा। जिस पर हेक्टर अपनी गन निकाल लेता है और उसे धमकी देने लगता है, लेकिन अगले ही पल ब्रायंट से भी सीन को चेंज कर देता है और हेक्टर के हाथ से गन छीन कर उसी पर तान देता है और उसे ऑस्कर के साथ वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। जिसके अगले सीन में हमें एक गोल्फ खेलते हुए लॉयर को दिखाया जाता है, जिसे उसी समय फ़ोन आता है और वह उस फ़ोन को सुनकर सीधा वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद का सीन शिफ्ट होता है एक जेल में, जहाँ पर 3 कैदी बैठे होते हैं। इन्हीं 3 कैदियों के बीच में एक सोनी नाम का अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन होता है, जिसे उस जेल से निकाल कर एक कमरे में लाया जाता है, जहाँ एक व्यक्ति बहुत देर से उसका वेट कर रहा होता है। ये व्यक्ति वही लॉयर होता है जो उस अंडरवर्ल्ड डॉन का केस लड़ रहा होता है। वह लॉयर सोनी को अपना फ़ोन देते हुए एक वीडियो देखने के लिए कहता है। ये वीडियो ऑस्कर की उसी फाइट की है जिसे जिम में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन यह इंटरनेट पर वायरल होते होते आज लॉयर के पास पहुंच गई थी। जिसके बाद वो लॉयर सोनी से कहता है कि इस लड़के को छोड़कर इसकी फाइट को ध्यान से देखो, तुम्हें देखने पर एक बहुत ही अजीब बात पता लगेगी। जिसके बाद सोनी भी उसके फाइट मूव को देखकर ये समझ जाता है कि यह स्टाइल सिर्फ ब्रायंट का है और वह अपने लॉयर को ब्रायंट को ख़त्म करने के लिए कहता है और साथ ही कहता है कि उसके पास बिल्कुल भी मत जाना। वह लॉयर सोनी को बताते हुए कहता है कि यह वीडियो मैक्सिको के बॉर्डर से अपलोड हुई है और शायद ब्रायंट भी वहीं पर होगा। जिसके बाद सोनी ब्रायंट को ख़त्म करने के लिए लॉयर को शार्प शूटर ढूंढने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हेक्टर और ऑस्कर उसी जिम में घूम रहे होते हैं कि उसी समय वहाँ पर फ्लैट और इवान नाम के 2 जुड़वा इंसान पहुँचते हैं, जो हेक्टर को बताते हैं कि वह एक बॉक्सिंग प्रमोटर है, यहाँ पर ऑस्कर की वीडियो देखकर पहुँचे हैं। इसके साथ ही फ्लैट उसे एक फ़ोटो दिखाते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें फ़ाइट इसी इंसान ने सिखाई है। जिसके बाद हेक्टर उन दोनों को वहाँ से ये कहकर निकाल देता है कि वह अभी थोड़ा सा बिजी हैं। जिसके बाद हेक्टर ऑस्कर को कहते हैं कि ये दोनों मुझे बॉक्सिंग प्रमोटर कहीं से भी नहीं लग रहे, मुझे तो एक किलर लगते हैं। जिसके बाद वह ऑस्कर को कहता है कि जिस तरह ब्रायंट के बारे में पूछ रहे थे, शायद ब्रायंट किसी बड़े खतरे में है, और वह तुरंत ब्रायंट को ये बात बताने के लिए ऑस्कर को भेजने लगता है। लेकिन खतरे को देखते हुए वह भी ऑस्कर और मैरिसोल के साथ ब्रायंट के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद ब्रायंट के घर पहुंचने पर ऑस्कर और मैरिसोल नीचे उतरते हैं, लेकिन हेक्टर अपने 2 साथियों के साथ कार में ही वेट कर रहा हो। जिसके बाद ऑस्कर ब्रायंट को बताता है कि 2 जुड़वा इंसान आपके बारे में पूछ रहे थे। ऑस्कर के मुंह से उन दोनों जुड़वा इंसानों का हुलिया समझते हुए ब्रायंट को पता लग जाता है कि ये दोनों उसी किलर के बारे में बात कर रहे हैं। जिसके बाद ब्रायंट ऑस्कर और मैरिसोल को कहता है कि वह दोनों अभी भी यहाँ पर हो सकते हैं। इतना कहकर वह उन दोनों को घर के अंदर जाने के लिए कहता है। जिसके बाद वह जैसे ही हेक्टर को घर के अंदर जाने के लिए कहने लगता है कि वो दोनों किलर्स वहाँ से गोलियां चला देते हैं, जिन गोलियों के चलते कार में बैठे हुए हेक्टर के दोनों साथी मारे जाते हैं। जिसके बाद हेक्टर और ब्रायंट दोनों भागते हुए घर के अंदर चले जाते हैं और घबराया हुआ हेक्टर ब्रायंट से पूछने लगता है कि कौन हो तुम, ये दोनों किलर्स तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद ब्रायंट अपने बारे में बताता हुआ कहता है कि वह एक स्पेशल टास्क फोर्स का हेड था, इसलिए उसे एक बार अमेरिका में सारा अंडरवर्ल्ड माफिया खत्म करने का टास्क मिलता है। जिस टास्क के चलते उसने अंडरवर्ल्ड माफिया के चीफ को जेल में अरेस्ट करवा दिया था और इसीलिए उसके साथी कई सालों से उसको खत्म करने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। लेकिन ब्रायंट ये जानकर हैरान था कि उनके साथियों को इतने सालों बाद उसकी लोकेशन कैसे पता लग गई। जिस पर मैरिसोल उसे बताते हुए कहती है कि शायद इन लोगों को आपकी लोकेशन उस ऑस्कर की वीडियो से पता लगी है जो कल ही इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। जिसे सुनकर ब्रायंट ऑस्कर से नाराज होता है। उधर घर के बाहर जहाँ एक शूटर ब्रायंट के घर पर एम करके बैठा था, वहीं दूसरा शूटर ब्रायंट के घर को जलाने के लिए कार से कैरोसिन लेने के लिए चला गया था। तभी ब्रायंट हेक्टर और बाकी सभी लोगों को घर के अंदर लगे हुए बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर रहने के लिए कहता है और एक गुप्त द्वार के जरिए खुद बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद ब्रायंट क्रॉसबो के जरिए घर पर एम कर रहे किलर को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो घर के बाहर जाकर छिप जाता है और दूसरे किलर की वेट करने लगता है। और जैसे ही वह किलर कैरोसिन के कैन के साथ ब्रायंट के घर के बाहर पहुंचता है, ब्रायंट उस पर क्रॉसबो से हमला कर उसको खत्म कर देता है। जिसके बाद वो घर के अंदर जाता है और सभी लोगों को बोलने लगता है कि शायद और भी किलर घर के बाहर वेट कर रहे हो सकते हैं। जिसके बाद वो मेन गेट से घर से बाहर ना जाकर घर के अंदर बने हुए एक हिडन टनल से घर के बाहर निकलने लगते हैं। जिसके बाद हेक्टर ब्रायंट से पूछता है कि वह माफिया कौन था जो नहा धोकर आपको खत्म करने के लिए पीछे पड़ गया है। जिस पर ब्रायंट उसे बताता वो कहता है कि उसका नाम सोनी है, जो एक अंडरवर्ल्ड माफिया होने के साथ साथ एक पुलिस जनरल भी था, जो एक समय में अमेरिका में इलीगल वेपन का व्यापार करता था और इसी के चलते ब्रायंट ने उसको पकड़कर जेल में भी अरेस्ट करवा दिया था। ब्रायंट उसे यह भी बताता है कि एक बार सोनी के साथियों ने उसकी पत्नी को बहुत परेशान किया था, लेकिन वह सही समय पर वहाँ पर पहुँच गया था, जिस कारण उसने अपनी पत्नी को बचा लिया था।
और अपनी पत्नी को सेफ करवाने के लिए उसने रॉन्ग डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करवाकर उससे डाइवोर्स ले लिया था। उस टनल के एंड पर पहुंचने पर ब्राइंट उन सबको वहां से निकाल देता है और खुद वापस अपने घर में आ जाता है, जिसके बाद वो घर के बाहर लगे हुए सभी कैमरों के ऑपरेटिंग रूम में चला जाता है और घर के बाहर की नज़र रखने लगता है। और उसी शाम घर के बाहर कुछ सोनी के भेजे हुए पुलिस वाले पहुंचते हैं जिन्हें उसने खरीद रखा था। वह ब्राइंट के घर के बाहर पहुंचते हैं और उस पर हमला करने का प्लान करने लगते हैं, लेकिन तभी ब्राइंट अपने घर से निकलता है और उन सभी को वहां पर खत्म कर देता है। लेकिन तभी उसे कोने पर बैठे हुए 2 पुलिस ऑफिसर दिखाई देते हैं जिन्हें ब्राइंट छोड़ देता है और वहां से जाने देता है। अगले दिन हेक्टर ब्राइंट के घर फिर से पहुंचता है, लेकिन उसे घर के बाहर कोई भी नहीं दिखाई देता और यहाँ तक कि घर के बाहर पड़ी हुई लाशें भी वहाँ पर नहीं होती। और साथ ही घर के बाहर का माहौल देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ पर कल कोई ऐसा हमला भी नहीं हुआ होगा। जिसके बाद हेक्टर वापस अपने घर आ जाता है और ऑस्कर और मैरिसोल को बताता है कि ब्राइंट वहाँ से चला गया, लेकिन उसे लगता है कि ब्राइंट बिल्कुल ठीक होगा। जिसके बाद वह ऑस्कर को जिम जाकर अपने मार्शल आर्ट पर ध्यान देने के लिए कहता है और खुद L-17 ग्रुप के मेंबर के पास मिलने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह अपने ग्रुप के पास पहुंचता है उसे पता लगता है कि उसके बहुत सारे साथियों को वहां पर खत्म कर दिया गया है। और साथ ही एक एलेक्स नाम का पुलिस वाला जिसे कल ब्राइट ने छोड़ दिया तो वह वहां पर पहुंच जाता है और हेक्टर को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वह हेक्टर को जंगल के बीच में बनी हुई एक जगह पर ले जाते हैं और उससे ब्राइट के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन हेक्टर उन्हें बताते हुए कहता है कि वह ब्राइट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता क्योंकि वह उसका दोस्त नहीं है। उसके इस जवाब से परेशान होकर एलेक्स अपने साथियों को हेक्टर का कान काटने के लिए बोल देता है और जैसे ही उसका साथी उसका कान काटने लगते हैं कि ब्राइट वहां पर पहुंच जाता है और उन पर हमला कर देता है, जिस हमले में एलेक्स का एक साथी मारा जाता है। जिसके बाद वो हेक्टर को खुद अपने कंट्रोल में ले लेता है और ब्राइट को कहने लगता है कि तुम्हारे पास कल एक मौका था मुझे खत्म कर देने का, जिस पर ब्राइट उसे कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को जब चाहूँ वैसे खत्म कर सकता हूँ। लेकिन इतना कहने के बाद ब्राइट वहां से भाग जाता है क्योंकि उसकी बंदूक से सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। जिसके बाद एलेक्स अपने साथियों को उसका पीछा करने के लिए भेजता है। आगे रास्ते में पहुंचने पर ब्राइट एलेक्स के भेजे हुए साथियों को खत्म कर देता है और वापस उसी जगह पर आकर हेक्टर को बचा लेता है। उधर ऑस्कर और मैरिसोल ब्राइट के घर के बाहर ये देखने के लिए पहुंचते हैं कि वह सच में वहां पर है या वहां से चला गया, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नहीं दिखाई देता। जिसके बाद ऑस्कर घर के पीछे जाकर देखने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एक पुलिस वाला ऑस्कर पर हमला कर देता है। जिस फाइट के चलते वह ऑफिसर ऑस्कर को बताता है कि वह डीए स्पेशल टास्क फोर्स से है और यहाँ पर ब्राइट को बचाने के लिए पहुंचा है। वह ऑस्कर को कहता है कि जो फाइट मूव ब्राइट ने तुम्हें सिखाए हैं वही फाइट मूव उसने मुझे भी सिखाए हैं। और इसके साथ ही वह ऑस्कर से पूछने लगता है कि क्या तुम जानते हो कि ब्राइट अभी कहाँ पर है, जिस पर ऑस्कर उसे जवाब देते हुए कहता है कि वह अभी यहाँ पर उसे ढूंढ नहीं आया, लेकिन उसे लगता है कि वह यहाँ से चले गए हैं। जिसके बाद वह एरिक नाम का पुलिस वाला ऑस्कर और मैरिसोल को सेफली घर छोड़ने की बात बोलकर उन्हें अपनी कार में बैठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। उधर ब्राइट भी हेक्टर को उसके घर छोड़ने के लिए अपनी कार में जा रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ ऑस्कर को एरिक के इरादे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे थे क्योंकि वह रास्ते में जाते समय अपनी कार को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। जिसे देखते हुए ऑस्कर हेक्टर को एक सीक्रेट कॉल करता है और उसे बताता है कि एक एरिक नाम का डीए पुलिस ऑफिसर उसको और मैरिसोल को किसी अलग जगह पर ले जा रहा है। उधर ब्राइट को कॉल पर एरिक का जैसे ही नाम सुनता है उसे पता लग जाता है कि वह सोनी का भेजा हुआ वही पुलिस ऑफिसर है। जिसके साथ ही वह ऑस्कर से बात करने लगता है, लेकिन एरिक को ऑस्कर के फोन का पता लग जाता है और वह उसका फोन उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक देता है। जिसके बाद के सीन में हमें उसी लॉयर को दिखाया जाता है जो मैक्सिको के माफिया डॉन वाल्डेज के घर पर होता है, जहां हमें पता लगता है कि वाल्डेज सोनी का बिजनेस पार्टनर है और उसके जेल जाने से उसको काफी नुकसान हो रहा था। उसी समय एरिक ऑस्कर और मैरिसोल को लेकर वाल्डेज के घर पर पहुंच जाता है और यहाँ वही लॉयर वाल्डेज को अपना प्लान बताते हुए कहता है कि इन दोनों को ढूंढते हुए ब्राइट यहाँ पर जरूर आएगा, लेकिन वह यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। जिसे सुनते ही वाल्डेज यहाँ पर गुस्से से भर जाता है और उस लॉयर को कहने लगता है कि तुम ब्राइट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन मैं ब्राइट के पूरी ताकत के बारे में जानता हूँ। जिसके बाद लॉयर उसे 20 मिलियन का ऑफर देता है, जिसे सुनते ही वाल्डेज इस ऑफर के लिए हाँ कर देता है। उधर ब्राइट हेक्टर और L-17 ग्रुप के सभी मेंबर्स के साथ बात कर ऑस्कर और मैरिसोल को छुड़ाने के लिए तैयारी कर रहा होता है। उधर ऑस्कर मैरिसोल के फोन से अपने भाई को लोकेशन भेज देता है, जिसके बाद ब्राइट हेक्टर और उसके सभी साथियों के साथ ऑस्कर को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वाल्डेज अपने साथियों को ऑस्कर और मैरिसोल के हाथ बांधकर एक कमरे में बंद करने के लिए बोल देता है। उधर ब्राइट हेक्टर के साथ वाल्डेज के घर पहुंच जाता है और वहां पर हमला कर देता है और दूसरी तरफ कमरे में बंद ऑस्कर अपने हाथ छुड़वा लेता है और एरिक पर हमला कर देता है। लेकिन तभी एरिक के हाथ में बंदूक लग जाती है और वह ऑस्कर पर हमला करने लगता है, लेकिन उसी समय मैरिसोल भी एरिक को पास पड़ी हुई बंदूक उठाकर गोली से शूट कर देती है। जिसके बाद ब्राइट उस कमरे में पहुंच जाता है और उन दोनों को लेकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी पीछे से वाल्डेज उन पर हमला करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वाल्डेज उन पर गोलियां चला सकता है, हेक्टर उसको गोली से शूट कर देता है।
जिसके बाद वहाँ पर FBI पहुँच जाती है और सभी हालात कंट्रोल में आ जाते हैं। उन FBI ऑफिसर्स के साथ उनकी हेड जो कि ब्राइंट की वाइफ होती है वो भी पहुँचती है, जिन्हें देखकर ब्राइंट काफी खुश हो जाता है और वह फिर से एक साथ हो जाते हैं। जिसके अगले सीन में हमें माफिया डॉन सोनी को दिखाया जाता है, जिसे पुलिस द्वारा जेल से निकाल कर एक कमरे में लाया जाता है। लेकिन आखिर में पता लगता है कि वह सभी पुलिस वाले L-17 ग्रुप के मेंबर होते हैं जो ब्राइंट के साथ वहां पर सोनी को खत्म करने के लिए पहुंचे होते हैं। जिसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और दिन किसी और कहानी के साथ आपके इसी चैनल प्राइम एक्सप्लेनर पर।